पुराने जमाने की बात है कि शीदा नाम का एक नाई था जो कि इंतहाई बेवकूफ था और कोई काम सीधा नहीं कर सकता था। हत्ता कि वो बाल काटते वक्त कान काट देता था और हजामत करते वक्त गला। नतीजा ये हुआ कि उसका काम ठप होता चला गया और वो अपनी चीजें बेचकर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। रफ्ता रफ्ता ऐसा वक्त आया कि इसके घर में सिर्फ दो चीजें बाकी बची, उसका उस्तरा और उसकी बीवी। ये फैसला करना दुश्वार था कि इनमें ज्यादा तेज कौन है। एक दिन नाई की बीवी उसकी बेवकूफियों पर उसे ताने दे रही थी कि वो बेबसी से बोला, ये सब बार बार कहने का क्या फायदा है, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, मैंने कभी कुछ खुद से नहीं कमाया, मैं कभी कुछ खुद से नहीं कमा सकता, मैं कभी भी किसी को कमाने भी नहीं दूंगा, ये हकीकत है। अगर तुम काम नहीं कर सकते तो भीख मांगो, मैं भूखा नहीं मरना चाहती। बादशाह के महल में जाकर इससे कुछ मांगो, शहजादी की शादी हो रही है और बादशाह गरीबों में खैरात बांट रहा है, बादशाह से कहो कि तुम्हें भी कुछ दे दे। नाई ने फिर ऐसा ही किया और बादशाह के महल में जाकर इससे कहा कि वो नाई को कुछ दे दे। कुछ भी? क्या दूं? बादशाह ने पूछा। अब नाई की बीवी ने ये तो नहीं बताया था कि उसे क्या मांगना चाहिए और नाई का अपना दिमाग कुछ भी सोचने से काफिर था। नाई ने परेशान होकर कहा, कुछ भी दे दें। कुछ जमीन दे दूं? बादशाह ने पूछा। नाई की जान में जान आई कि वो कुछ भी के मसले से निकला। वो बोला, हाँ, कोई भी जमीन दे दें। बादशाह ने उसे शहर से बाहर एक जमीन देने का हुक्म दे दिया। नाई घर वापस पहुंचा तो बीवी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला है, जल्दी दो ताकि मैं रोटी खरीद कर लाऊं। नाई ने जमीन का बताया तो वो आग बगुला हो गई और उसे खूब डांटा कि ऐसी गैर आबाद जमीन हमारे किस काम की। नाई बोला, लेकिन जमीन तो जमीन है, वो कहीं नहीं जाएगी और हमारे पास हमेशा रहेगी। क्या तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई दूसरा है? जमीन का क्या फायदा अगर हम इसमें काश्त नहीं कर सकते? तुम्हारे पास हल चलाने के लिए बैल है? बीवी ने गुस्से से कहा। नाई मुंह लटका कर बैठ गया, मगर चालाक बीवी कुछ सोचने लगी कि क्या करे। आखिरकार उसने एक मंसूबा बनाया और नाई को लेकर अपनी जमीन पर चली गई। इसके बाद उसने नाई से कहा कि वो भी उसकी नकल करे और खुद जगह जगह जमीन को देखने लगी और जैसे ही कोई आदमी उनके करीब आता तो वो ऐसे बैठ जाती जैसे कुछ भी ना कर रही हो। उसी जमीन के करीब ही जंगल में 7 चोर रहते थे। वो सारा दिन देखते रहते कि नाई और उसकी बीवी छुप छुप कर जमीन में कुछ तलाश कर रहे हैं। जब शाम ढली तो एक चोर नाई के पास गया और उससे पूछने की कोशिश करने लगा कि उसे किस चीज की तलाश है। नाई की बीवी ने पहले तो उससे कुछ देर टाल मटोल की, फिर गोया थक हार कर कहने लगी, ये जमीन मेरे दादा की है, उन्होंने यहाँ शर्फियों की 5 देगे दफन कर रखी हैं, लेकिन हमें सही जगह बताने से पहले ही वो इंतकाल कर गए। अब हम वो देगे तलाश कर रहे हैं, तुम किसी से भी ये बात मत करना, वरना वो देगे तलाश करके ले जाएगा और हम महरूम रह जाएंगे। चोर ने वादा किया कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। मगर शाम ढले जब नाई और उसकी बीवी घर वापस चले गए तो चोर अपने साथियों को लेकर आया और सातों मिलकर अपने बैलों से हल चला चला कर खजाना तलाश करने लगे। सुबह तक खेतों की ऐसी हालत हो गई जैसे इनमें 7 मर्तबा हल चलाया गया हो, मगर इन्हें वहाँ से कुछ ना मिला। अगले दिन नाई की बीवी ने सारे खेतों में हल चला देखा तो वो बहुत खुश हुई। फिर वो कुछ बीज उधार लेकर आई और बीज खेतों में बो दिए। हल बहुत अच्छा चला था, वो फसल भी बहुत अच्छी हुई। नाई की बीवी ने तमाम कर्जे चुका दिए, फिर भी इतने पैसे बच गए कि उसने कुछ सोना खरीदा और एक मटके में छुपा दिया। जब चोरों ने ये देखा तो बहुत गुस्से में आ गए। फिर वो नाई के घर गए और कहने लगे कि हमें फसल में से हमारा हिस्सा दो, क्योंकि हमने हल चलाया था। नाई की बीवी हंसी और कहने लगी, मैंने तुम्हें बताया था कि जमीन में सोना है, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिला। अब वो सोना घर में एक मटके में पाया हुआ है, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलेगा। इस पर चोरों ने कहा, अगर तुम सीधे तरीके से हमारा सोना नहीं दोगे तो हम खुद ले लेंगे, बेशक आज रात देख लेना। नाई की बीवी ने फिर इनकार किया और चोर वापस चले गए, लेकिन एक चोर घर में ही छुप गया
تاکہ رات کو اپنے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دے۔ نائی کی بیوی نے اس چور کو گھر میں چھپتے دیکھ لیا۔ نائی چوروں سے بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم نے سونا کہاں چھپایا ہے؟ بیوی بولی، اسی جگہ چھپایا ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ باہر کے دروازے کے ساتھ رکھے مٹکے میں مٹھائیوں کے نیچے چھپا دیا ہے۔ چور یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ آدھی رات کو وہ باہر نکلا اور مٹکا لے کر فرار ہو گیا۔ سب چور مل کر باہر جنگل میں پہنچے اور مال تقسیم کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ مٹکا لانے والا چور کہنے لگا، نائی کی بیوی نے بتایا تھا کہ سونے کے اوپر مٹھائیاں رکھی ہیں تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ پہلے وہ مٹھائی بانٹ کر کھا لیتے ہیں، پھر وہ سونا بانٹتے ہیں۔ جنگل میں گپت اندھیرا تھا۔ چوروں نے مٹکے سے ٹٹول ٹٹول کر مٹھائیاں نکالی اور کھانے کو منہ میں ڈالی اور ساتھ ہی تھو تھو کر تھوکنے لگے۔ نائی کی بیوی نے مٹکے میں مٹھائی کی بجائے آملے ڈال رکھے تھے۔ سب چوروں کو بہت غصہ آیا۔ اگلی صبح وہ نائی کے گھر پہنچے اور فصل میں سے اپنا حصہ مانگنے لگے۔ نائی کی بیوی ان کی شکلیں دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اس پر چور بولے، تم نے 2 مرتبہ ہمیں بے وقوف بنایا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ وہ تنتناتے ہوئے چل دیے۔ جاتے ہوئے ایک چور دوبارہ ایک کونے میں چھپ گیا۔ نائی کی بیوی نے اس مرتبہ بھی اسے چھپتے ہوئے دیکھ لیا۔ نائی نے پریشان ہو کر پوچھا، تم نے سونا کہاں چھپایا ہے؟ گدے کے نیچے تو نہیں چھپا دیا؟ نائی کی بیوی نے اسے تسلی دی، میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں، سونا محفوظ ہے۔ میں نے اسے باہر نیم کے درخت کی اونچی شاخوں میں ایک پوٹلی میں بند کر کے چھپا دیا ہے۔ چور یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ چور باہر نکلا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ سب چور نیم کے درخت کے نیچے جمع ہو کر اوپر دیکھنے لگے۔ کچھ غور کرنے پر اوپر درخت پر ایک پوٹلی بندی دکھائی دی۔ چوروں کا سردار بولا، واقعی ہی پر ایک پوٹلی بندی ہوئی ہے۔ ایک آدمی اوپر چڑھے اور اسے اتار لائے۔ ایک چور نے اپنی قمیض اتاری اور کس کر دھوتی باندھی اور اوپر چڑھنے لگا۔ اب ہوا یہ تھا کہ نیم کے درخت کے اوپر شہد کی مکھیوں نے چھتا بنا رکھا تھا۔ جب چور چھتے کے قریب پہنچا اور اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو شہد کی ایک مکھی نے زور سے اسے ٹانگ پر ڈنک مار دیا۔ چور نے تکلیف سے پریشان ہو کر بے ساختہ اپنی ٹانگ پر ہاتھ مارا۔ چور کہیں کہ تم پوٹلی نیچے اتارنے کی بجائے اس میں سے سونا نکال کر اپنی جیبیں بھر رہے ہو۔ نیچے کھڑے چور چلائے۔ اندھیرے کی وجہ سے باقی سب چوروں کو بھی یہی لگا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، درخت پر کچھ ہے جو مجھے چبھ رہا ہے، درخت پر چڑھے چور نے کہا۔ اسی وقت ایک دوسری مکھی نے بھی اس کے سینے پر ڈنک مارا۔ چور نے سینے پر ہاتھ مار کر اسے الگ کرنا چاہا۔ نیچے کھڑے چور چلانے لگے، ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ تم سونا چھپا رہے ہو۔ انہوں نے ایک دوسرا چور اوپر بھیجا، مگر اب شہد کی مکھیاں پھیل چکی تھیں۔ انہوں نے اس چور کے جسم پر بھی کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ بے اختیار اپنے جسم پر جگہ جگہ ہاتھ مارنے لگا۔ باقی چوروں کو بہت غصہ آیا کہ دوسرا چور بھی بے ایمان نکلا اور یہ بھی سونا چھپا رہا ہے۔ پھر سب چور ایک ایک کر کے اوپر چڑھتے گئے اور ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ آخر سردار کی باری آئی۔ اس نے چھتے کو مضبوطی سے پکڑا ہی تھا کہ وہ شاخ جس پر سب کھڑے تھے وزن بڑھنے سے ٹوٹ گئی اور سب دڑام سے نیچے جا گرے۔ چھتا ان کے اوپر گر گیا اور سب مکھیاں ان پر ٹوٹ پڑیں۔ سب چور جان بچا کر بھاگے۔ اس کے بعد کئی دنوں تک سکون رہا، کیونکہ چور اس قابل نہیں تھے کہ وہ چل پھر سکتے۔ نائی اور اس کی بیوی سوچنے لگے کہ شاید اب چور دوبارہ انہیں تنگ نہیں کرنے آئیں گے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ ایک دن جب وہ کمرے کی کھڑکی کھول کر سوئے ہوئے تھے تو نائی کی بیوی کی آنکھ سرگوشیوں کی آواز سے کھل گئی اور فوراً چوروں کی آواز پہچان کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے سوچا کہ اب بچنا مشکل ہے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اس طرح پکڑ کر کھڑکی کے ساتھ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے والے چور نے آہستہ آہستہ سر اندر کیا اور کمرے کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ نائی کی بیوی نے استرے والا ہاتھ گھمایا اور چور کی ناک کٹ گئی۔ خدایا، میری ناک کسی چیز سے لگ کر کٹ گئی ہے، چور تکلیف سے چلایا۔ ارے خاموش،
तुम सबको जगा दोगे, चुप करके अंदर जाओ। बाकी चोरों ने उसे आहिस्ता आवाज में डांटा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी नाक से बहुत खून बह रहा है। चोर कर रहा, अरे तुम बुज़दिल, तुम्हारी नाक खिड़की से टकराकर जख्मी हो गई है और तुम रो पीट रहे हो। मैं अंदर जाता हूँ, दूसरे चोर ने कहा और खिड़की की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने सर अंदर किया, नाई की बीवी ने अपना उस तरह चला दिया और उसकी नाक भी कट कर अंदर जा गिरी। खुदाया, अंदर कोई तेज चीज है, वो चोर दर्द से कर रहा। कांच की कोई चीज होगी, मैं देखता हूँ, तीसरे चोर ने कहा और अपना सर खिड़की से अंदर डाला। फिर वही हुआ, इसकी नाक भी कट कर दूर जा गिरी। उफ, वाकई ही कोई तेज चीज है। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरी नाक ही काट डाली है। तीसरा चोर पीछे हटते हुए कराहा, बेवकूफो, तुम बुज़दिल हो, मुझे अंदर जाने दो। चौथे चोर ने खिड़की से सर अंदर डाला और वो भी नाक कटवा बैठा। फिर पांचवें और छठे चोर के साथ भी ऐसा ही हुआ और सरदार की बारी आ गई। साथियों, तुम सब जख्मी हो गए हो। एक आदमी को ठीक रहना चाहिए ताकि वो सब जख्मियों की हिफाजत और तीमारदारी कर सके। किसी अगली रात वापस आते हैं, सरदार ने कहा। सब चोर वापस पलट गए। नाई की बीवी ने चिराग जलाया और तमाम चोरों की नाकें एक डिब्बी में जमा कर ली। चंद दिन सुकून से गुजरे। मौसम खूब गर्म हो गया और कमरे के अंदर सोना मुमकिन नहीं रहा, तो नाई और उसकी बीवी ने बाहर सेहन में चारपाइयां बिछा ली। फिर चोर चंद दिन बाद वापस आए। उन्होंने सोचा कि सोना जरूर नाई की बीवी के पास है, तो उसे ही उठाकर ले चलते हैं। वो आगे बढ़े और उसकी चारपाई अपने कंधों पर उठाकर जंगल में अपने ठिकाने की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद नाई की बीवी की आंख हचकोले खाने से खुल गई और वो ये जानकर दंग रह गई कि चोर उसकी चारपाई उठाकर जंगल की तरफ ले जा रहे हैं। वो सोचने लगी कि अब मैं कैसे बचूं। कुछ देर बाद चोर थक गए और वो एक बरगद के दरख्त के नीचे रुके और मशवरा करने लगे कि कुछ देर यहाँ रुकते हैं और चारपाई नीचे रख कर कमर सीधी कर लेते हैं। नाई की बीवी ने मौका गनीमत जाना। उसने तकियों के ऊपर चादर ऐसे डाली कि लगता था कि वो बिस्तर पर ही लेटी है और फिर बरगद की एक लटकती शाख को पकड़कर दरख्त पर चढ़ गई और उसकी शाखों में छुप गई। चोरों ने चारपाई कांधों से उतारकर नीचे जमीन पर रख दी और फैसला करने लगे कि पहरा कौन देगा और पहली बारी किसकी होगी। सरदार के नाम का कुर्रा निकला, क्योंकि बाकी सब नाक कट जाने की वजह से तकलीफ में थे। फिर सब चोर सो गए और सरदार पहरे पर खड़ा हो गया। नाई की बीवी को अचानक एक ख्याल सूझा और उसने अपना सफेद दुपट्टा अपने चेहरे और सर के गिर्द लपेटा और आहिस्ता आवाज में गुनगुनाने लगी। चोरों की सरदार ने ऊपर देखा तो उसे चांदनी में एक खूबसूरत औरत दरख्त की शाख पर बैठी दिखाई दी। उसने सोचा कि ये जरूर दरख्त की परी है जो मुझ जैसे खूबरू जवान पर आशिक हो गई है। उसने अपनी मूंछों को ताव दिया और पूछा, कौन हो तुम हसीना, नीचे जमीन पर उतरो, मुझसे खौफ मत खाओ। परी ने जवाब नहीं दिया, धीमे अंदाज में गुनगुनाती रही। सरदार ने ये देखा तो खुद ही दरख्त पर चढ़ने लगा। जब वो परी के करीब पहुंचा तो परी ने एक सर्द आह भरी और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इतना उदास होने की क्या बात है ए परी, सरदार ने बेताब होकर पूछा। नाई की बीवी ने उदास लहजे में कहा, मुझे लगता है कि तुम एक बेवफा हो, मुझसे मोहब्बत नहीं करते। लंबी नाक वाले मर्द हमेशा बेवफा ही होते हैं। सरदार ने उसे अपनी वफा का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना मानी। आखिर नाई की बीवी ने कहा कि ऐसा करो कि अपनी जुबान को बाहर निकालो, मैं इसे देखकर जान लूंगी कि तुम्हारी ये जुबान सच बोलती है कि झूठ। चोरों के सरदार ने खुश होकर अपनी जुबान बाहर निकाली। परी इसके करीब आई और उस तरह से उसकी जुबान काट दी। चोरों की नाक काटने के बाद नाई की बीवी ने उस तरह अपने पास ही रख लिया था। अब सरदार तकलीफ की शिद्दत से जोर से चीखा और दरख्त से नीचे जा गिरा। क्या हुआ, क्या हुआ? दूसरे चोर जाग गए। सरदार ने ऊपर की तरफ इशारा करके कहा, लेकिन कुछ बोल ना सका। वो जुबान कटने की वजह से बोलने से कासिर हो चुका था। लगता है सरदार पर जादू हो गया है, जरूर दरख्त पर कोई आसेब है, चोर घबरा कर बोले। उसी वक्त नाई की बीवी ने
अपनी सफेद चादर लहरानी शुरू कर दी और मुंह से खौफनाक आवाजें निकालने लगी। चोरों की तो खौफ से जान ही निकल गई। उन्होंने बदहवास होकर अपने सरदार को कंधों पर उठाया और अपने ठिकाने की तरफ भागने लगे। वो दूर निकल गए तो नाई की बीवी ने भी अपनी चारपाई सर पर उठाई और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। कुछ दिनों बाद सरदार की जुबान का जख्म कुछ ठीक हुआ तो उसने मुश्किल से बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। चोर अपनी नाकें और जुबान कटवा कर इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि नाई की चालाक बीवी से मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। फिर वो बादशाह के पास चले गए और उससे इंसाफ तलब करने लगे कि वो नाई से उन्हें उनकी मेहनत का मुआवजा दिलवा दे। लेकिन नाई की चालाक बीवी ने भी अपना मुकदमा पेश कर दिया और सबूत के तौर पर चोरों की नाकें पेश की। जब बादशाह ने चोरों की नाकें देखी और सारा किस्सा सुना तो उसने चोरों को जेल में डाल दिया और नाई को अपना वजीर बना लिया। बादशाह ने कहा, जब तक इस नाई के साथ इसकी अक्लमंद बीवी का साथ है, ये कोई अहमकाना काम नहीं कर सकता और हमें इसकी बीवी का साथ होते हुए इससे बेहतर वजीर नहीं मिल सकता। इस तरह नाई की बीवी की अक्लमंदी की वजह से उनकी चोरों से भी जान छूट गई और उनके हालात भी बेहतर हो गए।